नमस्कार, जय हिंद। आई हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ डेली डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, बिहार ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सबसे पहले हम इस संस्था को जान लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट में यूएनईपी के नाम से जानते हैं। यूएनईपी का गठन कब हुआ था? 1972 में, 1972 में। इसके पीछे कारण क्या है कि 1972 में ही इसका गठन किया गया? देखिए, 1970-80 तक आते आते दुनिया को दिखने लगा, क्या दिखने लगा कि पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो देखने को मिलने लगा। ओजोन परत का क्षरण होने लगा। तब जो हमारा वैज्ञानिक समुदाय था, उसका ध्यान इन चीज़ों की ओर गया और 1972 में पहली बार दुनिया एक मंच पर आई पर्यावरणीय मुद्दों पर बात करने के लिए। वो दौर था 1972 का, जिसे आप स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और स्टॉकहोम कन्वेंशन को एक और नाम से जानते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। और इसी की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में रियो में सम्मेलन होता है, जिसे आप पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 1972 में जब स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, तो उसी के तहत यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन किया गया था। काम क्या है यूएनईपी का? जैसे कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोसिस्टम मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इन सभी के क्षेत्र में यूएनईपी काम करता है। जैसे कि अभी बिहार के साथ ही क्या समझौता हुआ है, अभी आपको पता चल जाएगा कि यूएनईपी क्या काम करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, यहाँ तक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। बिहार ने क्लाइमेट रिजिलियंट, मतलब कि ऐसी इंफ्रा या ऐसा विकास पथ तैयार करना जो क्लाइमेट चेंज के प्रति क्या हो, बहुत सुवेद्य ना हो। ठीक है, क्लाइमेट रिजिलियंट और कम कार्बन विकास पथ के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मतलब विकास का जो रास्ता हो वो जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा सुभेद्य ना हो और जहाँ यहाँ पर कार्बन का जो उत्सर्जन हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो इस वजह से इसके लिए यूएनईपी के साथ बिहार सरकार ने समझौता किया। इसमें क्या होगा? यूएनईपी के सहयोग से कार्बन फुटप्रिंट का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कोई संस्था, कोई आयोग, कोई उद्योग, कोई व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, इसे ही कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंट। इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, साथ में CO2 के उत्सर्जन को कम करने और कार्बन सिंक में सुधार करने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से एक योजना भी तैयार की जाएगी। ठीक है, कार्बन सिंक का मतलब जैसे CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी गैस, स्पेशली CO2 के बारे में बात होती है। CO2 को एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ें, जैसे पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, पेड़ पौधे क्या है? कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, और यही बाद में बन जाता है CO2 ही जाके C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो पौधों के भोजन के रूप में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पर देखिए, बिहार सरकार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली योजना शुरू किया था। ठीक है, जिससे मुजफ्फरपुर, पटना, गया, यहाँ पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये काम कर रही है। इसके अलावा एक संस्था का नाम है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखिए इसका जो गठन हुआ था, एक एक्ट आया हुआ था जिसे आप जानते हैं कि एयर वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981। ठीक है, तो इसका जो और एक एक्ट आया था वाटर, मतलब जल प्रदूषण से संबंधित जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974। तो जो CPCB है उसका जो गठन हुआ था वो 1974 के एक्ट के तहत हुआ था। लेकिन याद रखना, इस CPCB को वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 के तहत भी पावर प्राप्त है। गठन हुआ था जल प्रदूषण
नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत, लेकिन इसे वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम 1981 की भी पावर्स प्राप्त हैं। ठीक है, आप जानते होंगे कि कई बार आपने देखा होगा CPCB के आदेश जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पर आदेश राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों को दिए जाते हैं CPCB के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। बिहार छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगा। देखिए, बिहार छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगा। पहले तो याद रखना है बिहार किस राज्य से खरीदारी करेगा। बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए सूबे की बिजली कंपनी छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी। ठीक है, और बिजली कंपनी और छत्तीसगढ़ के बीच हुए करार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दिया है। ठीक है, और अगले 3 साल तक बिजली की खरीदारी छत्तीसगढ़ से की जाएगी। बस, और कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कितने मेगावाट आप देख सकते हैं, 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के बारे में है। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान के तहत 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, 57,000 जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। इसमें खास बात क्या है, इनका निर्माण जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। पहला पॉइंट जो 57,000, मतलब आजकल सारी चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से किया था, और ये जो सारी जल संरचनाएं हैं वो कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जनता की भागीदारी के साथ जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर कोई खास बात नहीं है। पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी। पारिवारिक पेंशन में हमारा मंत्रालय एक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, उसके इस समय पेंशन राज्य मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने 12 फरवरी 2021 को बताया, क्या बताया कि पारिवारिक पेंशन के लिए जो ऊपरी सीमा है उसे 45,000 से बढ़ा करके 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। देखिए, ये जो 1,25,000 रुपये प्रति माह पेंशन के बारे में बातें हैं वो किस लिए है। जैसे सपोज़ पति पत्नी दोनों ही जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, और उनकी डेथ के बाद उन्हें जो टोटल पेंशन बन रही है वो अभी तक क्या था कि 45,000 से ज़्यादा जो पेंशन उससे ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अब सरकार कहती है कि पति पत्नी चूँकि दोनों मर गए, तो जो उनके ऊपर आश्रित बच्चे थे, अब उनको 45,000 से ज़्यादा भी मंथली पेंशन मिल सकती है, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1,25,000। ठीक है, इतना समझ में आया। पहले ये सीमा थी 45,000, मतलब कि पेंशन मान लो 50,000 बन रही है, 70,000 दोनों मिला करके बन रही है, 70 नहीं मिलेगा उन्हें कितना टोटल मिलता, 45,000। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया गया है। ठीक है, बस, और कोई यहाँ पर खास बात नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने भी स्वीकार्य राशि को स्पष्ट किया कि जब बच्चा माता पिता की मृत्यु के बाद 2 पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होता है, मतलब कि जो बच्चा है वो अपने माता की भी पेंशन और पिता की भी पेंशन पा सकता है एक साथ, और लिमिट कितनी हो गई, 1,25,000 तक। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ताजिकिस्तान में तेज भूकंप के झटके। देखिए, आपके लिए भूकंप के झटके आए ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भूकंप के बारे में, भूकंप से निकलने वाली तरंगों के बारे में, ताजिकिस्तान की लोकेशन क्या है। ठीक है, वहाँ पर जो मिडिल एशिया है उसके बारे में देखना है हमें। अभी जब ये भूकंप आया तो काफ़ी दिल्ली में भी काफ़ी झटके महसूस किए गए थे, सारे बच्चे निकल के भाग के बाहर। ठीक है, तो इसका जो सेंटर था वो कहाँ था, ताजिकिस्तान में रहा। ठीक है, और इसकी जो तीव्रता थी वो 6.3 मापी गई थी रिक्टर स्केल पे। ठीक है, अब चलिए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। बाकी इसमें कहानी लिखी है उस पर आपको यहाँ पर ये चीज़ें नहीं जानी, जैसे ये सारी बातें, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में लगभग राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर जगह, ठीक है, महसूस किए गए थे। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि भूकंप से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, याद रखना 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो यूएसएसआर के विघटन से 15 देश सामने आते हैं। एक तो रसिया हो गया और बाकी 14 अन्य देश। 14 अन्य देशों में 5 ये देश भी शामिल हैं। कौन कौन,
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? अशगाबाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। किर्गिजिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? बिश्केक। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे। और ये ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और एक है यहाँ पर कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? अस्ताना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए इनकी कैस्पियन सी, ये हो गया कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर से किन दो यहाँ पर जो तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये जो मिडिल एशिया है, इन कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, और एक है यहाँ पर कजाकिस्तान। ये देख रहे हैं, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बाउंड्री कैस्पियन सागर से लगती है। बाकी यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये सब लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। क्लियर? अब यहाँ पर समझना है एक चीज़ कि जो अभी भूकंप आया था उसका सेंटर कहाँ पर था? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ताजिकिस्तान में इसका सेंटर महसूस किया गया। यहाँ पर है ताजिकिस्तान। ये देखिए, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? दुशांबे। ठीक है, ताजिकिस्तान। अब यहाँ पर कुछ बातें और, जब भी भूकंप आता है या भूकंप का जब भूकंप आता है जो धरातल के नीचे महसूस किया जाता है, एक सेकंड कलर चेंज कर दूँ, कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो बना हुआ है चित्र, एक होता है फोकस या जिसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं। सपोज धरातल के नीचे यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, तो ये वो एरिया है जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, जिसे हम फोकस कहते हैं या मूल कहते हैं, या इसे हम हाइपोसेंटर कहते हैं, या इसे हिंदी में हम अवकेंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। ठीक है, अब यहाँ से तरंगे निकली, यहाँ से जब तरंगे निकली तो तरंगे जहाँ पर पहली बार टकराती हैं उस सेंटर को क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर, या इसे हिंदी में हम अधिकेंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोकस और अधिकेंद्र में अंतर समझ में आया। फोकस वो एरिया होता है जहाँ पर भूकंप पहली बार उत्पन्न होता है, और जब यहाँ से तरंगे निकल के धरातल पे आती हैं तो जहाँ पर जिस स्थान पे तरंगे पहली बार महसूस की जाती हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। तो ये जो भूकंप आया था उसका ईपी सेंटर कहाँ पर था? ताजिकिस्तान में। क्लियर? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये मैप चित्र वही बता रहा है। ये हो गया आपका हाइपोसेंटर, फोकस जहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, और ये रहा सतह का वह हिस्सा जहाँ पर सबसे पहली बार तरंगे टकराती हैं और भूकंप महसूस होता है। ठीक है, जब भूकंप उत्पन्न होता है तो कितने प्रकार की तरंगे निकलती हैं? तरंगों को कई प्रकार में बनाया गया, लेकिन मुख्यतः पी वेव्स, एस वेव्स, रैले वेव्स और लब वेव्स, जिसको हम 3 भागों में ही मुख्यतः बांटते हैं, पी, एस और एल वेव्स। जो पी वेव्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कंप्रेस करती हैं और एक्सपेंशन, मतलब कि ये इनको हम पुश और पुल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि भूकंप आया तो उस समय पी वेव से ही आती हैं। ठीक है, जो पी वेव्स होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, याद रखना। ठीक है, पी वेव्स ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, और इसमें इन्हें हम पुश और पुल वेव्स भी कहते हैं। इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तभी ये भूकंप मूल से सबसे पहले धरातल पर आ जाती हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगर और एक चीज़ और यहाँ पर कि ये जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगों के समान होती हैं। एस वेव्स की बात करें तो इन्हें देखिए, ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं ऐसे। तो ये बिल्डिंग को क्या करेंगी? ऊपर उठाएंगी, नीचे गिराएंगी। ठीक है, तो एस वेव्स उससे ज़्यादा खतरनाक होती है। 2 श्रृंग के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एस वेव्स जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, और ये अनुप्रस्थ तरंगे की तरह बिहेव करती हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो लब वेव्स होती हैं इनको हम सतही तरंगे भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, लब वेव्स जो होती है, एल वेव्स होती है, वो भूकंप मूल से उत्पन्न नहीं होती। याद रखना, भूकंप मूल से केवल पी और एस उत्पन्न होती है। जब सतह पर दोनों पहुंचती हैं पी और एस, तो ये मिल करके एल का निर्माण करती हैं, और सबसे खतरनाक होती हैं एल वेव्स, जो कि सबसे बाद में आती है। इसीलिए जब आपको पहला झटका महसूस हो भूकंप का तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो बता रहा है कि पी वेव्स आ चुकी है। इसके बाद आएगी एस, और इसके बाद आएगी एल, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर भूकंप की जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है तो, ठीक है, अगर 3-4 तीव्रता का है, 5 का है, 6 का है,
तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। हालांकि भारत में भूकंप के प्रति संवेदनशीलता बहुत ही ज़्यादा है। अब अगर बात करें भूकंप के मापने के तरीके पर, तो भूकंप को मापने के 2 तरीके मुख्यतः हैं। एक है रिक्टर स्केल, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्टर स्केल, और यहाँ पर एक है मर्केली। ठीक है, मर्केली जो कि एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर ये बना हुआ है पैमाना। अब अगर यहाँ देखें तो रिक्टर स्केल जो है वो देखता है कि भूकंप की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, और इसमें जो पैमाना है वो 0 से 10 के बीच में है। अब अगर बात करें यहाँ पर जो मर्केली स्केल है, ये जो स्केल है ये डैमेज के आधार पे, मतलब ये अनुभवजन्य पैमाना है, ये दिखता है कि कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, और इसमें 1 से 12 तक पैमाने बनाए गए हैं और इसके आधार पर उसकी तीव्रता का निर्धारण किया जाता है मर्केली स्केल में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आप प्लेट टेक्टोनिक्स से पढ़ते हैं तो इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, यही देखने को मिलेगा। अभी देखो जापान में भी बहुत लगभग 7 तीव्रता का भूकंप आया, 90,000 घरों में बिजली गायब हो गई। ठीक है, तो ये पूरा जो अभिसारी प्लेट किनारा है, यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से अभिसरण करती हैं, टकराती हैं, और इस वजह से ये जो एरिया है ज्वालामुखी के प्रति बहुत अधिक सुवेद्य है, भूकंप के प्रति बहुत अधिक सुवेद्य है, सुनामी के प्रति भी बहुत अधिक सुवेद्य है, ये पूरा रीजन। ठीक है, इसके अलावा ये अटलांटिक ओशन का एरिया और मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र भी है। तो भूकंप तो लगभग हर जगह, चाहे वो अभिसारी प्लेट किनारा हो, अपसारी प्लेट किनारा हो, चाहे वो संरक्षित प्लेट किनारा हो, तीनों प्लेट किनारों पे भूकंप आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जोन कौन सा प्रभावित है, तो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया। हालांकि रिंग ऑफ फायर का संबंध मुख्यतः ज्वालामुखी से है। ठीक है, लेकिन ज्वालामुखी का संबंध भी यहाँ पर किससे है, अभिसारी प्लेट किनारों से है। क्लियर हो गया, तो ये पूरा एरिया भूकंप से प्रभावित। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सभी लगभग राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे हम MCQs की ओर। हाल ही में बिहार सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो आप जानते हैं ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। हाल ही में बिहार सरकार ने किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली खरीदने की घोषणा किया? तो आप जानते हैं यूपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इसमें से सही आंसर आपका है छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, हाल ही में पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया? पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया है। हाल ही में किस मध्य एशियाई देश में 6.3 रिक्टर पैमाने वाला भूकंपीय झटके महसूस किए गए? तो उसकी कहाँ पर इसका सेंटर था, एपी सेंटर जिसे हम बोलते हैं, वो था ताजिकिस्तान में। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।